आप फिर से जातिवाद में फंसा देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, फिर छोटी-छोटी जातियां आप नहीं विभाजित कर रहे हैं, हिंदू समाज को विभाजित कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, देखिए, पहले तो हम हिंदू नहीं, असली हिंदू नहीं। हिंदू वो होता है जिसका उपनयन संस्कार और जनेऊ संस्कार होता है, वो हिंदू कहलाने का हकदार है। हिंदू के नाम पर हमको इकट्ठा करके हमारे समाज का हिस्सा लूटा जा रहा है, यही हिंदू बात है। राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा की बात आ रही है और आपको आरक्षण की पड़ी। आप बताइए, मंदिर बन जाने से शिक्षा मिल जाएगी गरीबों को? गरीबों के बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएंगे? मथुरा में मंदिर बन जाए तो क्या इनके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर पिछड़े दलित समाज के लोग बन जाएंगे? इनको बेहतर शिक्षा रोजगार मिल जाएगा? जिनको मंदिर से लाभ हो वो मंदिर की लड़ाई लड़े। हम लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ेंगे। मूलभूत समस्या के ध्यान भटका करके भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो खाली हिंदू मुसलमान की बात करती है, तब हिंदू का चश्मा पहनती है और सबको हिंदू दिखती है। लेकिन जब सरकार बन गई, 5 साल में सरकार जब बनी, मैंने खुद सरकार बनाने में भूमिका अदा किया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भूमिका अदा किया, दारा चौहान ने भूमिका अदा किया। इसी नाते अदा किया था कि पिछड़ों का हक लूटो। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई होगी, यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी, कुर्मी, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, प्रजापति, निषाद बिंद के साथ कार्रवाई होगी, आर्य, कर्जवंशी, बंजारा, बहेलिया, खन्नार के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन ठाकुर क्या बुलडोजर नहीं चलेगा योगी जी का? इस नाते उनके मिलाकर है, खाली 2 ही इनके ब्रांड एम्बेसडर दिखते हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोग मन बना चुके हैं और कल से शुरू होगा, 20 तारीख तक देखिएगा, सब इस्तीफा देकर के इनका साथ छोड़ दें, इनके साथ कोई रहने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव काफी नहीं थे कि चुनाव के बाद के दौरान ही, यानी चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरह से लगातार एक तरह से कहा जाए तो पिछड़ों का एक विद्रोह हो गया है भाजपा में। और इसलिए हम देख रहे हैं कि 2 महत्वपूर्ण नेता, खासकर उनके साथ और भी विधायक, खासकर 2 महत्वपूर्ण नेता जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये पिछड़ों का जो एक विद्रोह है, एक जो एक तरह की म्यूटनी देखी जा रही है, उसको किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई ये माना जाए कि दूसरी तरफ दलील है वो ये भी है कि इतने लोगों के चले जाने से या इस भारी भरकम लोगों के चले जाने से भाजपा को बेहद नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी सोच ये भी है कि भाजपा चूंकि इतने बड़े मैंडेट से जीती थी पिछली बार, कुछ सीटें कम होंगी तब भी भाजपा का ही बोलबाला होगा। हमारे साथ मौजूद है ओपी राजभर जी, जाने माने बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के ओबीसी नेता हैं और पिछली बार भाजपा के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार वो भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, यानी कि बीएसपी नहीं बल्कि एसबीएसपी पार्टी के नेता हैं, जाना माना चेहरा है, बहुत बेहतरीन वक्ता माने जाते हैं। द वायर पर आपने उनका पिछला इंटरव्यू देखा था जिसको कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, तो आप उनकी लोकप्रियता का आप अंदाजा लगाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजभर जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप भी ये देखते हैं कि 5 साल जो अगलों की राजनीति देखी गई उसके खिलाफ ये एक पिछड़ों का विद्रोह है? ये बात आप जो कह रहे हैं ये 100% सही है। सरकार बनी, हम सब लोग मिलकर सरकार बनाए। सरकार बनाने के पास जिस तरह की उपेक्षा पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की शुरू हुई, मैं तो मिनिस्टर था जब शुरू हुआ पहले ही, तो मैंने देखा कि उस समय 2017 में, 17-18 में 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के थे। तो सामान्य वर्ग को, सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए 700 करोड़ रुपया बजट अलॉट हुआ और वहीं पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए भी, जहां 25 लाख हैं, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा, उनको भी 700 करोड़ दिया गया। इस पर जब मैंने मुख्यमंत्री से इस बात पे हमारा उनका विवाद शुरू हुआ
मुख्यमंत्री जी नहीं माने, तो फिर मैंने जितने भी पिछड़े समाज के नेता कैबिनेट में मंत्री थे, सबके यहाँ व्यक्तिगत जाकर के ये बात कहा कि देखो ये यहाँ हम लोग तो आए, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे केशव मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल रहे हों, चाहे वो एसपी पाल रहे हों, बघेल रहे हों, चाहे दारा चौहान रहे, सबके यहाँ मैं जा जाके कहा कि देखो ये घोर अन्याय है, पिछड़ों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो जो सुविधा मिल रही है सामान्य वर्ग को, वही सुविधा पिछड़ों को भी मिलना चाहिए। तो लोगों ने स्वीकार किया इस बात को कि नहीं ये तो अन्याय है। भाई देखिए, हमारे विषय में लोगों ने कहा कि आप स्वतंत्र हो, आप तो बोल सकते हो, हम तो पार्टी के हैं, पार्टी फोरम पे अपनी बात रख सकते हैं। हमने कहा इस बात को आप लोग रखो, तो उन लोगों ने रखने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी की बात को सुना नहीं। उसको अहंकार हो गया कि हम 325 सीट जीत गए हैं, अब हमारा 5 साल कोई कुछ कर नहीं सकता है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। राजवीर जी, शुरुआत एक वहीं बात से हो। समझ में नहीं आती। मैं कह रही हूँ आपकी सारी बातें जायज़ हैं और मैंने खुद ज़मीन पे देखा किस तरह से पिछड़ों में और ख़ासकर जिन लोगों ने समाजवादी राजनीति देखी, चाहे वो जब मायावती रही हों मुख्यमंत्री तब की राजनीति रही हो या फिर जब अखिलेश यादव रहे, उससे पहले जब मुलायम सिंह यादव रहे, तो किस तरह से जो एक पिछड़ों की ख़ासकर जो राजनीति थी उसके बाद अब ख़ासकर जो जो उच्च जाति वर्ग और ये ज़ाहिर है इससे बड़ा प्रतीक नहीं हो सकता था कि उन्होंने एक ठाकुर समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आती वो ये कि चाहे वो दारा सिंह जी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, 5 साल पूरे सत्ता की मलाई खाई, मंत्री रहे इसी अगड़ों की सरकार में, इसी जातिवादी सरकार में और बिल्कुल चुनाव से 4 दिन पहले कह दिया कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। भाई देखिए, ये लगभग साल भर पहले बात तय हो चुकी थी, लेकिन जब हम लोगों ने पॉलिटिकल अध्ययन किया, मैंने खुद, तो ये हुआ कि अगर आप लोग अभी छोड़ोगे तो अब आप लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई लगेगा, फर्जी केस लगेगा, मुकदमा लिखेंगे। जो हमारी मनता है, जो हमारी सोच है, जो वंचित पिछड़े दलित को अधिकार दिलाने की बात है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कोई उपाय लगाया जाए। तो सब लोगों ने ये कहा कि क्यों ना हम लोग धीरे 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 जब आचार संहिता लागू हो जाए तो हम लोग जो है आप लोगों के साथ आ जाएं। तो ये बात मेरे भी समझ में आई कि नहीं बात सही है। जैसा उदाहरण देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ज्यों इस्तीफा देते हैं और दूसरे दिन उनको कोर्ट से नोटिस आ जाती है। 4-5 साल मिनिस्टर थे तो 5 साल नोटिस क्यों नहीं आई, क्या कारण था? तो इससे बचने के लिए हमने पहले ही, हमारा प्रयास पहले ही था। अगले नवंबर के महीने में भी लोगों ने मन बनाया कि हम लोग किया जाए, तो फिर हुआ कि आचार संहिता में भी टाइम है, फिर ये भाजपा तंग कर सकती है, तो क्या किया जाए? हमने कहा तब आप लोग साइलेंट रहिए, आचार संहिता लग जाने दीजिए, उसके बाद सब लोग बारी बारी से आप लोग अपना रिजाइन दे दीजिएगा। तो ये बात बल्कि मैंने तमाम चैनलों पर खुला मैंने कहा कि 2 महीने के बाद जिस दिन आचार संहिता लगेगी उसके 2 दिन के बाद देखिएगा 1.5 दर्जन मंत्री समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। वो खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, दलित वर्ग के लोग होंगे, जिनकी बात 5 साल वो वहां घुटन महसूस कर रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, हिटलर शाही का रवैया था। इससे ऊब करके लोग सिर्फ अपना ऊपर मुकदमे न लिखे जाए, हमको जेल न भेजे, फर्जी केस में न फंसा दें, इससे बचने के लिए लोग वहां रुके हुए थे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत ऐसा किया गया, आपकी बात में दम भी लग रहा है, लेकिन फिर भी सवाल लगातार बने हुए हैं कि जो नेता होता है वो ज़ाहिर है गोली अपने सीने पे खाता है ताकि जिन लोगों को का प्रतिनिधित्व वो करता है, वो लोग और उनके हित सुरक्षित रहें। और इस दौरान अगर मंत्री रहे ये दोनों, आप भी जो है सरकार का हिस्सा रहे और आपके जो समुदाय के लोग हैं, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनको परेशानी होती रही, तो ऐसी सत्ता का क्या फ़ायदा या इस तरह से डर के जीने से क्या फ़ायदा? ये भी बात जनता ज़रूर पूछेगी, लेकिन चलिए वो सवाल किसी और दिन। अभी मुझे पूछ लेने दीजिए कि आपके बारे में खबरें छपी हैं कि आप भी भाजपा नेताओं से मिले हैं। ब्रजेश पाठक ने बाकायदा ये दावा किया, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी और आप दोनों, उन्होंने कहा कि बीजेपी में वापस आएँगे। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये 100% लोग भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है, यूज एंड थ्रो करने वाली पार्टी है और पिछड़े दलित वंचित समाज को गुमराह करके वोट लेने वाली पार्टी है।
ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर माननीय ब्रिजेश पाठक जी के बयान को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि हमारी उनकी मुलाकात होती है, हम प्रयास करते हैं। और जहां तक एक दूसरे नेता की बात आप कर रहे हैं तो वो नेता आपस में लड़ाई हो रही है पति पत्नी का। अखबार में समाचार आपने देखा होगा दयाशंकर सिंह जी का। जी, और दोनों लोग आपके सरोजनी नगर से टिकट मांग रहे हैं। तो इस बार लंबे समय तक दयाशंकर सिंह जी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में मेहनत किए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो उनकी इस बार चुनाव लड़ने की पूरी मंशा है। तो इस नाते वो मेरे यहाँ आए थे कि या तो आप मुझे लड़ा दो या समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव से बात कर लो, हमको कहीं से टिकट दिला दो। पहले वो सरोजनी नगर की बात किए, हम के चलो बलिया हम लड़वा देते हैं कि जहां चाहो वहां हम भी आपको 15-20 हजार वोट दिला देंगे। तो कहा बात कर लो चाहे जहां जैसे भी, इस बार मुझे चुनाव लड़ना है, यही बात है। और दूसरी बात देखिए, दुनिया पर लोग यकीन न करें, मैं मान लेता हूं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अगर सत्ता का सुख भोगना होता तो मैं 18 महीने के बाद इस्तीफा नहीं देता। हमारी लड़ाई बीजेपी से कोई अपने लिए नहीं थी। मेरी लड़ाई जातिवार जनगणना कराने के लिए वादा किया था, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए वादा किया था, सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट लागू करने के लिए वादा किया था, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए वादा किया था, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करने के लिए वादा किया था। जब 18 महीने हमने वेट किया, जब इन्होंने नहीं किया कि हम नहीं करेंगे, तो मैंने रिजाइन दे दिया। तो तो ये सब लोग बाबा साहब ऐसी ऐसी कोई संभावना नहीं बनती कि आप मान लेते हैं, चलिए अभी मान लेते हैं आप तो गठबंधन के साथ हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कल को अगर अखिलेश यादव की उतनी सीटें नहीं आ पाई जितने में वो सरकार बना पाए और अगर भाजपा फिर भी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, तो ऐसे में क्या आप हमारे चैनल पर ये कह रहे हैं द वायर पर कि कोई सूरत, कोई शक्ल, कोई संभावना ऐसी नहीं बन सकती कि तब भी राजभर जी उनका साथ छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए एकदम मन बना चुकी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके प्रश्नों का ओम प्रकाश राजभर विपक्ष में बैठ करके 5 साल बिता लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ओम प्रकाश राजभर जाने वाला नहीं है। मैं लिख रही हूँ ये बात रिकॉर्ड हो रही है बिल्कुल, आप। रिकॉर्ड कर लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है, जो कहता है वही करता है। चलिए, आपकी बात की हम कद्र करते हैं कि आप यहाँ पर कह रहे हैं, आपकी बात पे हम विश्वास करते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं वापस जाएँगे, तो हम मान लेते हैं कि आप वापस नहीं जाएँगे। अब मुझे ये बताइए कि आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? कुछ तो आपकी एक समझ पैदा हुई होगी दोनों के बीच गठबंधन के साथ। तो इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चल रहा है, रिश्ते कैसे हैं आपके उनके बीच? देखिए, कल गठबंधन में जितने दल हैं, सभी लोगों की कल माननीय अखिलेश जी के आवास पे बैठक हुई। बैठक में ये तय हुआ कि हम लोग जिस पार्टी का जिस इलाके में प्रभाव है, हम लोग पहले अपने अपने इलाके में जाकर के अपने नेताओं के माध्यम से अपने वोटरों तक, अपने समर्थकों तक ये बात पहुंचावें कि हम सरकार बना करके जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे, हम जातिवार जनगणना करेंगे। इस बात का हम लोग घूम के प्रचार करें और जिस चरण में जिस पार्टी का प्रभाव है उस चरण में सूची बनती जाएगी और वहां वो अपने जो टिकट वहां बढ़ते जाएंगे। और इतना हम गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर चौथा चरण, 5वां, 6वां, 7वां, ये हम 4 चरण में हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल बनाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। अब समझ लीजिए कितनी सीटें हो जाएंगी। नहीं तो सुनने में तो सरल लग रहा है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है ये, लेकिन पिछली बार 8 सीटें आपको मिली थी, अब की बार क्या 8 ही आप माँग रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको चाहिए? अब इसका खुलासा तो अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि कल कुछ चीजों पर हम लोगों को ये बताया गया कि अभी इसको ना बताया जाए तो बेहतर होगा। और इतना इतना हम आपको जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से दुगुना से भी ज्यादा हम लड़ेंगे। अच्छा, काफ़ी है ये बताने के लिए। चलिए देखते हैं आगे-आगे क्या होता है, अच्छी बात है अगर आपको इतनी सीटें मिलती हैं और जीत भी, क्योंकि पिछली बार तो आपने 50% की स्ट्राइक दी थी, मतलब 8 सीटें मिली और 4 पे आपने जीत दर्ज की, अब की बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बहुत ही ईमानदार पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जिनका
बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो दूर से बैठ के देख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, और जिनको जो राजनीतिक प्रकार के अलावा जो सिफोलॉजिस्ट हैं, जो कि चुनावों को और चुनाव की जो जोड़, गुणा, भाग है, उसको बहुत नज़दीक से मैथमेटिकली देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा को कितना भी नुकसान हो जाए, ये मान लेते हैं चलिए 100 सीटों का नुकसान हो जाए, तब भी तो भाजपा सरकार बना लेगी। देखिए, जो कमरे में बैठ करके या शहर में बैठ करके जो विश्लेषण कर रहे हैं, धरातल की सच्चाई का उनको पता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जिस दिन अखिलेश जी के साथ मऊ में रैली किया, उसी दिन उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश में भूचाल आ गया और उसी दिन तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी गई। हमारा एक बड़ा वोट है पूर्वांचल में 163 विधानसभा सीटों पर, हम 12 से 22% हमारा अकेले वोट है। ये बात अभी किसी को पता नहीं है, हम आपको बताएं किसी को पता नहीं है। उसके अलावा आप देखिए, हम अर्कबंसी को, बंजारा को, बहेलिया को, आरक को, खंहार को, प्रजापति को, पाल को, निषाद को, बिंद को, कश्यप को, धोबी को, धरिकार को, पासी को, खट्टिक को, वाल्मीकि को, पासवान को, नाई को, गोण को, लोहार को, हम सबको धीरे धीरे जितने भी छोटे छोटे संगठन, जाति संगठन हो चाहे पार्टी के संगठन पार्टी हो, सबको एक साथ जोड़ करके हमने सबको समझाने का प्रयास किया है कि देखो, उत्तर प्रदेश में खाली 9 जातियों की जिक्र है, शेष जातियों को कोई जानता नहीं है। आओ हम आप सब मिलकर के अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें। तो अभी ये बात तो किसी को पता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर प्रजापति का वोट है, 10,000 से लेके 40,000 तक एक एक विधानसभा में वोट है। वहीं उतना वोट लगभग पाल का है और उतना वोट कश्यप का है, कम से कम कश्यप का वोट है, उतना निषाद का वोट है, बिंद का 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख वोट निषाद बिंद कश्यप का है। लेकिन उनकी गिनती नहीं है, वो एक टिकट किसी पार्टी ने दे दिया, उसी को वोट दे दिए। जब ये अपने हक की बात मांगने जाते हैं, जैसे अभी हम आपको उदाहरण बता दें, हमारे निषाद कश्यप बिंद समाज के लोगों ने आरक्षण के लिए बहुत हल्ला किया और 17 दिसंबर को रमाबाई मैदान में लाखों लोग आरक्षण लेने आए। हमारे देश के गृह मंत्री जी आए और जुमला सुना दिया उन्होंने, लोरी कि चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटू। लोरी सुना करके चले गए। उन्हीं के सामने लोगों ने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हजारों कुर्सियां उसी रमाबाई मैदान में तोड़ करके गुस्से में लोग गए। उनके गुस्से को कैसे शांत करेगी भारतीय जनता पार्टी, जिस मुंह से कही थी कि हम आपको आरक्षण देंगे, तो वो भी समाज नाराज हो गया है। नहीं, लेकिन राजभर जी, जितनी मेहनत करके भाजपा ने जैसे तैसे एक हिंदू परिवार बना के एक बड़ा जातिवाद को खत्म किया, उन्होंने एक हिंदू समाज की हिंदू धर्म के नाम पर एक सरकार बनाई, इतने दिनों तक तुष्टिकरण होता रहा मुसलमानों का, उसके बाद आप फिर से जातिवाद में फंसा देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, फिर छोटी छोटी जातियां आप विभाजित कर रहे हैं, हिंदू समाज को विभाजित कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए, पहले तो हम हिंदू नहीं है, असली हिंदू नहीं है। हिंदू वो होता है जिसका उपनयन संस्कार और जनेऊ संस्कार होता है, वो हिंदू कहलाने का हकदार है। जिस तरह मुसलमान के बेटे की जब तक मुसलमानी नहीं हो जाती है तब तक वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। तो ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको खाली हिंदू के नाम पर जोड़ करके उनको इस्तेमाल करके सिर्फ वोट लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। मैं आपसे पूछना चाहता, नाई का, गोण का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, राजभर का, चौहान का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, खंडार का बेटा एक भी थाने पर दरोगा नहीं है। यही हिंदू बात है। 75 जिले हैं, एक भी डीएम नहीं, 350 तहसीलें हैं, 350 एसडीएम हैं, 350 तहसीलदार हैं, एक भी नहीं है। यही हिंदू बात है। हिंदू के नाम पर हमको इकट्ठा करके हमारे समाज का हिस्सा लूटा जा रहा है, यही हिंदू बात है। उत्तर प्रदेश में हम अगर जिलेवार बता दें, बनारस में 26 थाने हैं, एक थाने पर बैकवर्ड है, यही हिंदू बात है। गाजीपुर में 26 थाने हैं और 26 थाने में एक हिंदू है, यही हिंदू, यही एक पिछड़े को आपने दिया, यही हिंदू बात है। हिंदू के नाम पर प्लेटफॉर्म बना करके ये हम लोगों को लूटा जा रहा है। कहते हैं हिंदू, मोहसिन रजा जो मंत्रिमंडल में शामिल है, क्या वो भी हिंदू है? कहा वो हिंदू है? और दिल्ली ले चलते हैं शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये तो अपने रोटी बेटी का संबंध करते हैं भाजपा के लोग मुसलमानों से, अपनी बेटी ब्याहते हैं
और हिंदू की हमको सिखाते हैं कि तुम हिंदू हो, एकजुट हो जाओ, वो रोटी बेटी का संबंध करे, हम हक मांगे तो हम हिंदू के विरोधी कहे जाते हैं। ऐसा ओम प्रकाश राजभर नहीं होने देगा यार। नहीं, राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा की बात आ रही है और आपको आरक्षण की पड़ी है। आप बताइए, मंदिर बन जाने से शिक्षा मिल जाएगी गरीबों को? गरीबों के बच्चे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जाएंगे? मथुरा में मंदिर बन जाए तो क्या इनके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर ये पिछड़े दलित समाज के लोग बन जाएंगे? इनको बेहतर शिक्षा रोजगार मिल जाएगा? जिनको मंदिर से लाभ हो वो मंदिर की लड़ाई लड़े। हम लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ेंगे। हम अपने नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रोड बनाने के लिए लड़ेंगे। हम अपने गरीब समाज के आवास, शौचालय के लिए लड़ेंगे। हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आज मंदिर बन जाए, हम आपसे पूछ रहे हैं, आज मंदिर बन जाए, सपोज कर लीजिए, तो जो अन्ना पशु योगी जी के या मोदी जी के ललका सार, जो किसानों का अरकल मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक चल रहे हैं, ये बंद हो जाएगा क्या? मूलभूत समस्या के ध्यान भटका करके भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो खाली हिंदू मुसलमान की बात करती है, तब हिंदू का चश्मा पहनती है और सबको हिंदू दिखती है। लेकिन जब सरकार बन गई, 5 साल में सरकार जब बनी, मैंने खुद सरकार बनाने में भूमिका अदा किया, बाबू स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भूमिका अदा किया, दारा चौहान ने भूमिका अदा किया। इसी नाते अदा किया था कि पिछड़ों का हक लूटो, जिनका पिछड़े को जिसका हक लूटा जा रहा, क्या वो हिंदू नहीं है? आज उठा के देखिए, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठाकुरवाद हुआ। 6 डीएम समाजवादी पार्टी की सरकार में थे, अहिरवाद हो रहा था। आज 21 डीएम ठाकुर है। अब कोई किसी की जबान नहीं खुलने की ठाकुरवाद हो रहा है। आज कोई नहीं बोल पा रहा है, क्यों? आज उठा के देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, हरशंकर तिवारी क्या छापा पड़ेगा, ब्रजेश मिश्रा क्या छापा पड़ेगा, विजय मिश्रा क्या छापा पड़ेगा, खुशी दुबे 4 दिन पहले ससुराल आती है, आज महीनों से जेल में है, 10 महीने से जेल, साल भर जेल में है, ब्राह्मण होने के नाते। और वही 25,000 का इनामी योगी का बिरादर 10 महीने से क्रिकेट खेल रहा है, पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई होगी, यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी, कुर्मी, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, प्रजापति, निषाद बिंद के साथ कार्रवाई होगी, आर्य, करगवंशी, बंजारा, बहेलिया, खन्नार के साथ कार्रवाई होगी। लेकिन ठाकुर के यहां बुलडोजर नहीं चलेगा योगी जी का। इस नाते उनके बिरादर हैं, खाली 2 ही इनके ब्रांड एम्बेसडर दिखते हैं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, 2 ब्रांड एम्बेसडर। और नहीं माफिया है उत्तर प्रदेश में 100 मुकदमे, 80 मुकदमे, 50 मुकदमे जिनके ऊपर लिखे गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि योगी के बिरादर हैं, इस नाते वो नहीं कुछ कर सकते। यही है हिंदूवाद। योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद में ब्राह्मणों की भी जगह नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मतलब दलितों को तो भूल जाए, मुसलमानों को भूल जाए, ब्राह्मणों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कह रहे हैं आप? आप उठा के देखिए, 17 साल का ब्राह्मण का बेटा, एक भी एनसीआर नहीं उसका इनकाउंटर हुआ। 4 दिन पहले खुशी दुबे अपने ससुराल आती है, उस बेटी का क्या कसूर है? वो ब्राह्मण होने के नाते उसका परिवार अपराधी हो सकता है, लेकिन वो बेटी का क्या कसूर है? वो कैसे अपराधी मान लिया इन्होंने? उसको जेल में भेज दिया। क्या ये अन्याय नहीं है? और 25,000 का इनामी हो और उसको क्रिकेट खिलवा रहे हो, ये अन्याय नहीं है? इस बात को मैं कह रहा हूं कि जो मेरे साथ, मेरे सामने जो गुजर रहा है उसको कह रहा हूं। तो ये हिंदू का चश्मा नहीं। हमको अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको छत चाहिए, शौचालय चाहिए, हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई चाहिए। हम इसके लिए लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान बहुत लड़ चुके हैं हम लोग, अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे आप हिंदू मुसलमान की। लेकिन आदित्यनाथ कहते हैं कि जो जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। हो सकता है ठाकुर जुर्म ही ना कर रहे हो इस शासनकाल में। 106 मुकदमे हैं जी, 106 मुकदमे हैं, लेकिन उनको माफिया वो नहीं दिखता है। 80 मुकदमे हैं, उनके माफिया नहीं दिखता है। बुलडोजर वहां नहीं जाएगा। इनके 40, 50 मुकदमे हैं ठाकुर के ऊपर, वहां इनका बुलडोजर नहीं जाएगा, वो माफिया नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका वो हिंदू है, उनका बिरादर है। इस नाते ये क्या बतियाएंगे? बिना एक भी एनसीआर नहीं, मुकेश राजभर का काउंटर हो जाएगा, राजधारी यादव का काउंटर हो जाएगा, सुजीत मौर्य का काउंटर कर दोगे आप। लेकिन 100 मुकदमे, 80 मुकदमे, उनका इनकाउंटर नहीं करोगे आप। उनको दूध पिला रहे हो, लो भाई दूध पियो गिलास में। दिलचस्प यही है योगी सरकार।
कि जब वो पब्लिसाइज करते हैं इस बात को, सार्वजनिक तौर पे कहते हैं, हेडलाइंस छपती है, तब वो ये नहीं कहते कि उन्होंने दुबे के साथ क्या किया या बाकी उन्होंने जो हिंदू समुदाय के लोगों के साथ क्या किया। वो सिर्फ ये कहते हैं कि देखिए हमने मुख्तार अंसारी के साथ ये किया, हमने आजम खां के साथ ये किया, हमने अतीक अहमद के साथ ये किया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप बातें कह रहे हैं, जाहिर है संविधान के दायरे में हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो सम्मान की बात करे, अधिकार की बात करे, आजादी की बात करे, आरक्षण की बात करे। आरक्षण संविधान ने ही हमें दिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो एक वृहत्तर जो ओबीसी समाज है, खासकर क्योंकि माना जा रहा है कि इस पूरे चुनाव की जो कुंजी है वो नॉन यादव ओबीसीज के हाथ में है, तो मुझे ये बताइए कि उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं, उन्हें जो ये बताया जा रहा है कि आप मंदिर के लिए, आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप थोड़ी सी कुर्बानी दे दीजिए, आपको आरक्षण न मिले तो कोई बात नहीं, रोजगार न मिले तो कोई बात नहीं, शिक्षा न मिले तो कोई बात नहीं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? क्या उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि उन्हें ये कुर्बानी के नाम पर उनका खुद कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? ये सब लोग समझ गए हैं, महंगाई की मार से त्राहिमाम त्राहिमाम मचा है। वो महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, हिंदू नहीं बनना चाहते हैं। वो अपने बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहते हैं, वो हिंदू नहीं बनना चाहते हैं। वो बच्चे को रोजगार चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ लिख लिए हैं उनको रोजगार के लिए परेशान हैं। जो बीमार होता है, ये अति पिछड़ा गरीब कमजोर है, वो फ्री में इलाज चाहता है, हिंदू नहीं बनना चाहता है। हिंदू बन करके क्या करेगा? हिंदू बन करके तो गया था ना बीजेपी में, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का और 22.5% रिजर्वेशन अनुसूचित जाति जनजाति का योगी जी ने लूट लिया। जब बच्चे आए लखनऊ कि हमारे साथ अन्याय हुआ, जांच पड़ताल हुई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि इनका रिजर्वेशन का जो शेयर है वो नहीं मिला है, इनके साथ अन्याय हुआ है। तो योगी जी बड़ा भाषण मार रहे थे ना कि बड़ी पारदर्शिता से हमने भर्ती किया है, कोई अन्याय नहीं है। फिर वही योगी जी अपना जूता अपने सर पे मार दिए। उन्होंने अपनी आईडी से ट्वीट किया कि आरक्षित वर्ग का जो कोटा पूरा नहीं है उसको हम पूरा करेंगे। 23,000 पद पिछड़े दलित का लूटा और भर्ती कितना कर रहे हैं? 6,000। ये अन्याय खुद स्वीकार कर लिया कि हमने हिस्सा नहीं दिया था, खुद स्वीकार कर लिया कि हमने लूटा था हिस्सा। तो इसी तरह ये पिछड़े दलित को हिंदू बना करके इनका हिस्सा लूट रहे हैं। हम तो कहते हैं, पूछते हैं योगी जी से कि अपने कार्यकाल में ये बता दें कि कितने राजभर को सिपाही बना दिया, कितने अर्कवंशी बंजारा बहेलिया को सिपाही बना दिया, कितने आरक को बना दिया, कितने पाल प्रजापति को बना दिया। इन्होंने बनाया, ये बैठे हैं एनएससी में बैठते हैं, ये अपने घर में बैठते हैं, इनके अधिकारी खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। थानों का हालत, जब यही जाता है पिछड़ा थाने में तब हिंदू नहीं कहा जाता है, तब पूछा जाता है कौन जाति के हो, जब वो कहता है कि भर, अहिर, चौहान, पाल, प्रजापति, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, गाली देके भगाया जाता है थाने से। एफआईआर नहीं हो रहा है। यही हिंदू की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, यही हिंदू की लड़ाई होगी। हम वो हिंदू। राजभर जी, इतना बड़ा जो मीडिया का बड़ा हिस्सा है, आप देखिए जिन्हें तथाकथित राष्ट्रीय चैनल कहा जाता है, बड़ा हिस्सा है, उत्तर प्रदेश के अखबारों का भी मैं जिक्र कर रही हूँ, सब जगह तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये दोनों मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, इनके कामकाज, ये खराब था इनका कामकाज, और इसी को स्वीकार करते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि चुनाव में परेशानी ना हो। भाजपा ये चाहती है कि इनसे मुक्ति पा ली जाए। आप ये सोचिए कि जो नैरेटिव है उसका ये हद है। ऐसे में जब आपके पास मीडिया अपना नहीं है जो आपकी बात कह सके, आपके पास वो नेटवर्क नहीं है, आपके पास उतना संसाधन नहीं है, आप अपनी बात कैसे ओबीसी समुदाय के ही लोगों तक, मैं तो कह रही हूँ सिर्फ उन्हीं लोग जिनका शोषण हो रहा है, उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे आप? हम लोग बात पहुंचा चुके। ये जो बड़े चैनल हैं, बड़े मीडिया हैं, इनके मालिक लोग मोदी जी की गुलामी कर सकते हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनके, वो जब गंगा में जा रहे हैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को बुला करके किसी तरह वो दिखा रहे हैं। नहीं तो गांव में अगर नाम ले रहा कोई भारतीय जनता पार्टी का, नाम ले ले तो शायद बच के नहीं आया था। सांसद का कुर्ता फाड़ दिया गया, विधायक को गांव से खदेड़ दिया गया, विधायक को थप्पड़ मारा जा रहा है। कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा उदाहरण अभी अभी हाल में हो गया। तो हम लोगों ने समाज को बता चुके हैं, और आज के तारीख में हम लोग माउथ मीडिया से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोगों के लोग कह दिए हैं कि अब तो गांव में हम देख रहे हैं कि
अगर टीवी खोलते हैं, अगर मोदी का फोटो आ गया तो जल्दी चैनल बदलो, अगर योगी अमित शाह का जल्दी चैनल बदलो। कोई देखना नहीं चाहता है। ये हाल हो गया गांव में। सड़क पे दो सांड चल रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा है, तो उसको इतना नाम दे रहे हैं कि नाम अगर मैं बताऊं तो लोग कहेंगे ऐसे इनको नहीं बोलना चाहिए। गांव में जो प्रेम से नाम लेते थे मोदी जी का, योगी जी का, आज वो गाली देकर नाम ले रहे हैं। जिस तरह का इन लोगों ने खेल किया है 5 साल में, जो आप कह रहे हैं कि ये जो है इन लोगों अगर भ्रष्टाचार थे तो इन्होंने आज के 2 साल पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार बदलाव किया था ना, ये क्यों नहीं हटा दिया इन लोगों को? भारतीय जनता पार्टी मर्द का आरोप लगा रहे हैं, ये मर्द लोग हैं, तो 2 साल पहले क्यों नहीं हटा दिया इनको? क्यों कर रखा है अपने पास? ये मीडिया के लोग बिना वजह का जो छाप रहे हैं, ये लोग शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो है गुलाम बनकर के काम कर रहे हैं। हम कह रहे 2 साल पहले क्यों नहीं हटा दिया? चुनावी जब अभी दिल्ली में 24 मंत्री बना रहे, चुनावी मंत्री बना दिया जाति नाम करके, फलाने जाति का, फलाने जाति का, फलाने जाति का। वही यूपी में फलाने जाति का मंत्री बन रहा है, तो हटाया उस समय, तो उनको क्यों नहीं हटा दिया आपने उसको? आज जब वो अपनी बात को कहने के लिए तैयार हो गए, अगर पहले कहते, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये पहले रिजाइन देते तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी मुकदमा केस में फंसा करके ऐसे लोगों को, पिछड़ों को जेल में डाल देते। इससे बचने के लिए, अपने सेफ रहने के लिए, समाज के हित के लिए इन लोगों ने सही समय पर फैसला लिया है। आखिरी सवाल आपसे, अब जब आप कह रहे हैं कि इंतजार किया गया इसका और रणनीति के तहत किया गया इस बात का इंतजार कि आचार संहिता लागू हो जाए, क्या और भी नाम हमारे सामने आएंगे? क्या और भी ऐसे लोग हैं जो कि छोड़ेंगे पार्टी? आपके नॉलेज में है इस तरह के लोग? देखिए, मैं 2 महीना से कह रहा हूं, हालांकि ये फिगर तो मैंने पहले तैयार करा रखा था, लेकिन मैंने सबकी फोटो खिंचवा दिया है अखिलेश जी के साथ। उदाहरण बता दूं, आपने देखा कि जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा जो विधानसभा राजभवन पहुंचा, उसके 2 मिनट पे फोटो रिलीज होती है अखिलेश जी के साथ। सेम टू सेम वही घटना जब दारा चौहान जी इस्तीफा राजभवन पहुंचता है, तुरंत जो है फोटो 2 मिनट के अंदर सोशल मीडिया पे फोटो आ जाती है। तो ये सब सिस्टम बैठा दिया गया है। 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोग मन बना चुके हैं और कल से शुरू होगा, 20 तारीख तक देखिएगा, सब इस्तीफा देकर के इनका साथ छोड़ दें, इनके साथ कोई रहने वाला नहीं है। 1.5 दर्जन, और इसी पे मैं आपसे बातचीत की समाप्ति भी करती हूँ और आपकी इस बात को याद रखूंगी। आप कह रहे हैं 1.5 दर्जन ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी छोड़कर जाने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजभर जी आपका हमसे बातचीत करने। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।